So guys, today we are going to study the capital receipts part. लास्ट टाइम हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था जो बजट रिसिप्ट्स थी। थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोग टच में हो जाओ। बजट रिसिप्ट्स के हमने 2 पार्ट्स किए थे। वन वॉज ऑफ योर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये हमने पढ़ लिया है। आज हमने पढ़नी है कैपिटल रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स मतलब जो गवर्नमेंट की इनकम होती है, गवर्नमेंट जो पैसा लेती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो चीज़ है जिसमें एसेट्स कोई रिड्यूस नहीं होते, मतलब कोई एसेट्स बेच के पैसा नहीं आया। एसेट्स बेचना मतलब एसेट्स कम होना, रिड्यूस होना। ये इसमें कोई एसेट्स रिड्यूस नहीं होता और कोई लायबिलिटी बढ़ती नहीं है, ठीक है। ये वो पैसा नहीं है। देखो रिसिप्ट्स किस तरह से आ सकती है, या तो एसेट्स कम हो जाए पैसा आ जाएगा, या लायबिलिटी बढ़ जाए। लायबिलिटी बढ़ जाए मतलब लोन बढ़ जाए, आपने कोई लोन ले लिया, कुछ भी ले लिया, पैसा आ जाएगा। वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज। इसमें हमने कहा था कि विदाउट रेगुलर नेचर के 2 बातें याद रखना। रेगुलर नेचर की जो रिसिप्ट्स होती हैं, जो रेगुलर डेली बेस पे होती है या ईयरली या वीकली, मतलब रेगुलर नेचर है, या फिर एक्सक्लूडिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। में एसेट्स ना इंक्रीज़ हो रहे हैं ना डिक्रीज़ हो रहे हैं, ना लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं ना कम हो रही है, उस तरह की रिसिप्ट्स को हमने कहा था। इसमें फिर आपकी 2 बातें आ गई थी, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के अंदर फिर 2 बातें आ गई थी, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं। और इसके अंदर फिर बहुत सारी बातें आ गई थी, शीट्स वगैरह 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 वगैरह, ग्राफ्ट्स एंड ग्रांट्स, फॉर्म्स के जो पैसे होते हैं, पेनल्टीज़ होती हैं, फाइन्स होते हैं, कोर्ट फीस होती हैं, लाइसेंस फीस होती हैं, वो सारे हमने इसके अंदर पढ़े थे। आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है, आज हमने ये पढ़ना है। ये पिछली बार कवर नहीं हो पाया था क्योंकि वीडियो भी बड़ी हो गई थी और टाइम भी कम था। आज कोशिश करेंगे कि कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ख़त्म कर लें। तो व्हाट आर कैपिटल रिसिप्ट्स? Capital receipts refer to those receipts which either create a liability or cause reduction in assets। देखो अभी भी मैंने कहा रिसिप्ट मतलब पैसा आना। पैसा कैसे आ सकता है? 2 बातों से आ सकता है, एसेट्स को बेच के, एसेट्स को सेल करके। एसेट्स सेल, जब एसेट्स सेल हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? देखो एसेट्स बेच के, आपका फर्नीचर है बेच दिया, पैसा आ गया। तो गवर्नमेंट अपने एसेट्स बेच देती है, कोई फैक्ट्री बेच दी, कोई शेयर्स बेच दिए। तो इस तरह के एसेट्स को बेच के, तो ये एसेट्स जब बिकते हैं तो एसेट्स आपके कम हो जाते हैं, तो एसेट्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं, एसेट्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो जिस तरह कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एसेट्स खरीद रहे हो या एसेट्स इंक्रीज़ हुए और रिसिप्ट होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। जब एसेट्स इंक्रीज़ होता है तो आपका एक्सपेंडिचर होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। जब भी एसेट इंक्रीज़ होगा एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि आप नॉर्मल सी बात है, फर्नीचर मशीनरी कुछ भी खरीद रहे हो तो एक्सपेंडिचर हो गया, खर्चा हो गया आपका, तो उसे कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एसेट रिड्यूस होता है। और जहाँ रही बात लायबिलिटी की, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ होती है। अब लायबिलिटी कैसे इंक्रीज़ होती है? नॉर्मल सी बात है, आपके रिसिप्ट की बात कर रहे हैं हम। ये नहीं कह रहे कि हमारी क्या इनकम है, हमारा क्या प्रॉफिट है, हमारी क्या लायबिलिटी है। हम कह रहे हैं पैसा कहाँ से आ रहा है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटी कैसे इंक्रीज़ होगी? या तो आपने कोई पैसा बोरो कर लिया, कोई लोन ले लिया, किसी से कर्जा आ गया, कोई ऐसा पैसा आ गया जो थोड़े टाइम बाद वापस करना है, कोई शेयर्स का पैसा आ गया, आपका खुद की गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो शेयर्स आपकी लायबिलिटी होती है, अकाउंट्स वाले वैसे जानते हैं। तो इस तरह से जब आप कोई लोन लोगे या बोरोइंग लोगे या कुछ करोगे, आपकी लायबिलिटी क्या होगी? बढ़ गई। वो लोन आपको वापस तो करना है, पर फिलहाल तो आपके पास पैसा आ गया ना, रिसिप्ट आ गया ना। जब भी आप बैंक से लोन ले रहे हो, कुछ भी आप पर्सनल लेवल पर देखो, जब आप बैंक से लोन ले रहे हो, हालांकि वो 5 साल 6 साल 10 साल में वापस करना है, बट अभी तो हैंड टू हैंड आपके पास 10 लाख 15 लाख का लोन, जितने का भी लोन लिया वो पैसा आपके पास आ गया, तो उसे कहा जाता है लायबिलिटी इंक्रीज़ होना। तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लायबिलिटी डिक्रीज़ हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। वो एक्सपेंडिचर में होता है। लायबिलिटी डिक्रीज़ होना मतलब लोन आप रीपे कर रहे हो, लोन आप वापस कर रहे हो, आउटफ्लो ऑफ कैश। तो इसमें वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें वो एक्सपेंडिचर में आएगी। तो जिन बच्चों ने अपनी अकाउंट्स में कैश फ्लो पढ़ लिया है या पढ़ रहे हैं, उनको पता है। तो ये बेसिकली हमको डील कराता है इनफ्लो से। ये सिर्फ अकाउंट्स वाले बच्चों के लिए जिन्होंने कैश फ्लो पढ़ ली है, बाकी लोग यही समझे। इनफ्लो का मतलब होता है कैश आना, कैश आना मतलब रिसिप्ट।
तो एसेट्स को बेच के, जब भी आप कैश फ्लो पढ़ते हो फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या लिखते हो, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स को ऐड करते हो, तो सेल ऑफ एसेट्स ही आ गया, उससे इनफ्लो होता है। और परचेज ऑफ लाइबिलिटी पर लोन बोरोइंग वगैरह वगैरह जो आप लेते हो वो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये बेसिक इसका मतलब था। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये एक बात ध्यान रखनी, जब भी कैपिटल रिसिप्ट्स आ रही है तो मतलब क्या हो रहा है, एसेट आपके डिक्रीज़ हो रहे हैं और लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है। ये बात आपने याद रखनी है। कोई भी ऐसी रिसिप्ट, कोई भी ऐसी पैसा आ गया जिससे एसेट डिक्रीज़ हो रहे हैं या लाइबिलिटी बढ़ रही है, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। और हमने रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या करा था, एसेट्स लाइबिलिटीज इंक्लूड नहीं है, इसमें इंक्लूड है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो रेगुलर नेचर के हैं, ये रेगुलर नेचर के लिए नहीं है, ये कभी कभार के और बहुत लार्ज अमाउंट लेते हैं। तो ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं जिसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व और कभी कभार की होती हैं, उसे कहा जाता है कैपिटल रिसिप्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल देते हैं ताकि बेटर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। जैसे कि एग्जाम्पल में वही बातें लिखी हुई हैं बुक में जो मैंने आपको बता दी है, तो उसको डिस्कस नहीं करते कि कोई भी मशीनरी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी आपने बेच दी तो एसेट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, पैसा आ जाएगा। तो क्या आप गवर्नमेंट कंपनी या कोई मशीनरी है, पुरानी बहुत कंडम मशीनरी पड़ी है, या गवर्नमेंट की कोई शिप्स पड़ी है, गवर्नमेंट के कोई आर्म्स एंड कोई टैंक्स पड़े हैं, कोई बसेस पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, वो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं। जब वो गवर्नमेंट बेच देगी, ख़राब पड़े हैं, जो वो बेच देगी, एसेट्स आपके कम हो गए, पैसा आ गया रिसिप्ट। या गवर्नमेंट बोरिंग लेती है, कोई लोन लेती है किसी बैंक से या बाहर की किसी देश से लेती है, तो वो आपके इमीडिएट तो पैसा आ गया, वापस ज़रूर करना है, ऑब्वियस बात है, बट इमीडिएट तो पैसा आ गया। अब इसके सोर्सेज क्या क्या है। नंबर 1 इसका सोर्स जो मेंशन हो रहा है वो हो रहा है बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स में क्या होता है आपकी, बोरोइंग्स में का मतलब होता है कि पैसा बोरो करना, उधार लेना, लोन लेना। तो बोरोइंग्स आर द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर। जब कभी गवर्नमेंट का जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं, वो एक्सेस में हो जाते हैं, वो एक्सेस हो जाते हैं। कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या गवर्नमेंट घाटे में चल रही है, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया देश के अंदर, तो गवर्नमेंट का खर्चा जब बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट के पास पैसा ख़त्म हो जाता है। तो जब गवर्नमेंट के पास पैसा ख़त्म हो जाएगा तो वो बोरो करेगी। किससे बोरो कर सकती है, आरबीआई से ले सकती है, सेंट्रल बैंक जिसको कहते हैं। बाहर के देशों से पैसा ले सकती है, वो किसी से भी पैसा ले सकती है, या अपने शेयर्स को बेच सकती है, शेयर्स को बेच के पैसा ले सकती है, या अपने शेयर्स जब इशू करेगी, आपको अकाउंट्स वाले को बच्चों को पता है, जब भी आप इशू ऑफ शेयर्स लेके आते हो, इशू ऑफ शेयर्स आपके कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे आता है, और ये आपकी लायबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स बेचने से पैसा आता है। तो गवर्नमेंट शेयर्स बेच सकती है, लोन ले सकती है, बाहर की सेंट्रल बैंक से या फिर किसी भी बैंक से लोन ले सकती है। तो ये सारी बातें जो आपकी आ जाएंगी, ये बोरोइंग्स आती है। तो ये लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, आउट ऑफ द कंपनी, ओपन मार्केट से ले सकती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले सकती है। तो कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। तो बोरोइंग से आपकी क्या होती है, लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है। जब लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो आपकी पैसा आता है। मतलब लायबिलिटी का मतलब ये पैसा वापस तो करना है, अगर आपने किसी से कर्जा लिए वापस तो करना है, लेकिन अभी तो आपके पास रिसिप्ट होगी, इमीडिएट तो पैसा आ गया। सेकेंड पॉइंट जो इसके अंदर आता है, रिकवरी ऑफ लोन्स। गवर्नमेंट ने पुराने टाइम में किसी को लोन दिया हुआ है, किसी और देश को दे रखा है, किसी बैंक को दे रखा है, किसी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को दे रखा है, कुछ भी गवर्नमेंट ने, बैंक ने, या मान लो मैंने अपने घर के ऊपर लोन लिया है और वो गवर्नमेंट बैंक से लिया है, तो वो गवर्नमेंट का लोन हो गया। जब मैं लोन वापस कर रहा हूँ तो मैं तो दे रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को तो पैसा मिल रहा है ना। जब मैंने बैंक से लोन लिया और वापस कर रहा हूँ तो वो रिकवरी ऑफ लोन हो गया गवर्नमेंट के लिए। इसी तरह गवर्नमेंट ने जगह जगह लोन बांटा था, जब लोन बांटा था वो एक्सपेंडिचर था, जब लोन वापस भी तो आएगा। जैसे गवर्नमेंट ने ये बोरोइंग्स ली हैं, ये लायबिलिटी है, ये कभी वापस तो करेगी, जिसको वापस करेगी उसके लिए तो रिकवरी ऑफ लोन होगा, उसको तो रिसिप्ट मिल रही है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है। इसी तरह से गवर्नमेंट ने कभी किसी टाइम पे लोन दिया होगा, अब वो लोन वापस भी तो आएगा, किस्तों में आएगा, चाहे कैसे भी आएगा। तो वो जब लोन वापस आ रहा है तो उसको कहा जाएगा रिकवरी ऑफ लोन्स। और कई बार ऐसा होता है कि मरा हुआ पैसा भी होता है, जो गवर्नमेंट का बैड डेट्स हो गया होता है, वो पैसा भी गवर्नमेंट को वापस, गवर्नमेंट वसूल लेती है किसी तरह, किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली,
किसी का कंपनी जब्त कर ली, उसका वो कर दिया, ऑक्शन कर दिया, तो गवर्नमेंट का पैसा आया था। तो ये रोज़ के काम नहीं होते। ये रिकवरी ऑफ लोन, जब लोन का पूरा पैसा वापस आएगा तो माना जाएगा 8 साल 10 साल लग जाते हैं, बहुत बड़े अमाउंट पे होता है। तो ये रिकवरी ऑफ लोन्स में आपकी ना लायबिलिटी बढ़ रही है, ना आपके एसेट कम हो रहे हैं। हाँ, एसेट कम हो रहे हैं। देखो ये वाला लोन जो है, मैं कह रहा हूँ एसेट कैसे कम हो रहे हैं, समझो। ये वाला लोन गवर्नमेंट ने लिया है। अगर गवर्नमेंट कोई लोन लेती है, मान लो आप अपने आप को गवर्नमेंट की जगह पे देखो, अगर आपने कोई लोन लिया है तो आपको वापस करना है, तो आपकी लायबिलिटी है। अगर आपने लोन दिया है, अगर आपने किसी को लोन दिया है तो वो आपका एसेट हुआ ना, क्योंकि एक दिन तो आपको वापस मिलना है। ये वाला लोन आपने लिया है तो वापस करना है, तो लायबिलिटी है। ये वाला लोन आपने क्या किया है, किसी को दिया है, किसी को दिया है तो एक दिन, ये आपका ही पैसा है ना, आपका खुद का पैसा को तो वापस आएगा, जब वापस आना है तो एसेट हुआ। अब ये रीपेमेंट ऑफ लोन, अब लोन मेरा वापस आना शुरू हो गया। अगर मेरे एसेट्स में लिखा था कि मैंने 10 लाख रुपए किसी से लेने हैं, अगर मेरे एसेट साइड पे बैलेंस शीट में लिखा था कि 10 लाख रुपए किसी से लेने हैं, अब वो पैसा आ गया, मान लो इसमें से 5 लाख रुपए आ गया। जब मेरे पास 10 लाख रुपए लेने थे किससे, तो मेरा एसेट था, एसेट हो गया ना। किससे लेना है पैसा, देना तो है नहीं, देना होता है वो लायबिलिटी होता है, कोई लेना होता है, या मेरा खुद का पैसा वो एसेट है, तो ये मेरा खुद का है। अब इसमें से रिकवरी होगी, कितने की रिकवरी होगी, रिकवरी होगी 5 लाख की, तो या 6 लाख की रख लो, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होता। 6 लाख की रिकवरी होगी, रह गया कितना, बैलेंस शीट में मैं एसेट कितना लिखूंगा, 4 लाख ही लिखूंगा ना, क्योंकि 6 लाख तो आ गया। तो एसेट पहले 10 लाख था, 6 लाख आने के बाद 4 लाख रह गया, तो एसेट डिक्रीज़ नहीं हो गया, ठीक है ना। पहले मेरे पास 10 लाख रुपए लेने थे, अब 6 लाख आ गए, अब 4 लाख रुपए जब रह गए तो एसेट डिक्रीज़ हो गया आपके। जिसको कोई पॉइंट में देख, अकाउंट्स वाले बच्चों को जल्दी समझ आ जाएगा, बाकी बच्चे थोड़ा सा और फोकस करो तो आ जाएगा आपको भी, और नहीं आए तो आप मेरे को कॉल कर लेना। अदर रिसिप्ट, और किस तरह की रिसिप्ट्स होती हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है। डिसइन्वेस्टमेंट होती है, रेफर टू द एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट ऑफ द होल शेयर्स ऑफ सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, दे आर टर्म्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। ये तो बेकार लिखा हुआ, मैं आपको समझाया था वैसे ही। द गवर्नमेंट सेल्स अ पार्ट ऑफ होल इफ इट शेयर्स इट लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। गवर्नमेंट की कोई अपनी डिसइन्वेस्टमेंट हमने पता है कहाँ पढ़ा है, हमने वैसे इसके अंदर भी पढ़ा है, इको के अंदर भी पढ़ा है, जो आपका 3rd चैप्टर है लैंड रिफॉर्म्स, सॉरी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला। इसका मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। बेशक आपकी बुक में लिखा नहीं हो, आप लिख सकते हो। गवर्नमेंट की कोई अपनी कंपनी, जिसको हम PSU कहते हैं, PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। गवर्नमेंट की कोई अपनी कंपनी है और गवर्नमेंट उसको बेच देती है, किसको बेच दे देगी, प्राइवेट लोगों को। बेचती कैसे है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो गवर्नमेंट शेयर्स है ना, गवर्नमेंट शेयर अपने शेयर ट्रांसफ़र कर देती है, किसके नाम, किसी प्राइवेट बंदे के नाम, प्राइवेट कंपनी के नाम, या इंडिविजुअल भी हो सकता है वो, ठीक है। जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स, गवर्नमेंट के पास जो शेयर्स पड़े हैं वो इसको दे देगी, तो जो शेयर्स की ओनरशिप यहाँ से लेके यहाँ पे लेगी, तो जो गवर्नमेंट कंपनी है वो अपना प्राइवेटाइज हो जाती है। ऐसे गवर्नमेंट कंपनी बेचती है। तो जब ये अपने शेयर्स को बेचेगी तो बदले में क्या आएगा, मनी आएगा, ठीक है ना। जब ये शेयर्स को बेचेगी तो मनी आएगा, वो मनी क्या होगा, आपका रिसिप्ट होगा। क्या गवर्नमेंट अपनी कंपनी रोज़ बेचेगी, नहीं। जब घाटा हो रहा होगा, या कंपनी ख़राब हो चुकी होगी, या बहुत करप्शन बढ़ गई होगी, लोग बहुत घपले कर रहे होंगे, तो गवर्नमेंट उसको दे देगी, या कंपटीशन से लड़ने के लिए या बचने के लिए गवर्नमेंट दे देगी। तो गवर्नमेंट अपनी कंपनी जब प्राइवेट हाथ में दे देगी तो वो शेयर्स बेचती है, उसके बदले पैसा आता है। तो वो जो पैसा आएगा वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी, और इसमें आपकी एसेट डिक्रीज़ हो रहे हैं। एसेट कैसे डिक्रीज़ हो रहे हैं, आपकी कंपनी बिक गई, आपका एसेट चला गया, पैसा आ गया उसके बदले। फिर इसके बाद आता है स्मॉल सेविंग्स। गवर्नमेंट के अपनी सेविंग्स भी होती हैं, हर बंदे की सेविंग्स हैं, तो हर कंपनी की भी सेविंग्स हैं, तो गवर्नमेंट की भी अपनी अपनी सेविंग्स होती हैं। वो सिक्योरिटीज़ की, बॉन्ड्स की, शेयर्स की, सिक्योरिटीज़ की उसमें डिपॉजिट्स में होती हैं। तो या हम लोग यहाँ पे जो मेंशन है, मैं आपको गवर्नमेंट की सेविंग्स कैसे होती है, स्मॉल सेविंग्स गवर्नमेंट की नहीं है, स्मॉल सेविंग हमारी है बेसिकली। मैंने अपना खाता खोला, कहाँ खोला, बैंक में।
या मैंने पोस्ट ऑफिस में खोला, मान लो पोस्ट, अगर आपको पता हो तो पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आपके सेविंग अकाउंट खुले जाते हैं, जैसे बैंक अकाउंट्स होते हैं वैसे आपके पोस्ट ऑफिस में अकाउंट। अब ये पैसा तो मेरा है, मान लो मैंने उसमें कितना जमा करा दिया, 1 लाख रुपए जमा करा दिया, ये पैसा तो मेरा है, मेरे को वापस मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये कहाँ पड़ा है, पोस्ट ऑफिस में पड़ा है या गवर्नमेंट बैंक के पास पड़ा है, ठीक है। फिलहाल ये पैसा गवर्नमेंट बैंक के पास पड़ा है या पोस्ट ऑफिस में, अभी तो गवर्नमेंट के पास है ना, गवर्नमेंट तो उसको यूज़ करेगी। कैसे यूज़ करेगी, मैंने आपको बैंकिंग के अंदर बताया था, ये गवर्नमेंट के पास जो भी डिपॉजिट्स होते हैं वो उसको लोन देती है। तो गवर्नमेंट इस 1 लाख के बदले मान लो 80,000 रुपये का लोन दे देती है, डिपेंडिंग ऑन LRR एंड CRR, ठीक है। तो LRR क्या होता है, CRR क्या होता है, आपको सब कुछ पता है, बैंकिंग में है, वहाँ डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। तो जब गवर्नमेंट के पास मेरा पैसा चला गया, ऑब्वियसली मैं पैसा कभी भी वापस ले सकता हूँ, लेकिन मैं रोज़ तो नहीं वापस लूँगा, बहुत दिन तो पड़ा रहेगा। जब तक मेरा पैसा वहाँ पड़ा है तब तक गवर्नमेंट उसको लोन पे दे देगी, जब मैं वापस लूँगा तब तक किसी और की डिपॉजिट होगी तो वहाँ पे एडजस्ट कर देगी वो पैसा। तो मेरा पैसा गवर्नमेंट बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या किसी और स्कीम में, मैंने किसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया जो गवर्नमेंटाइज, जो पब्लिसाइज है, तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट उसको लोन दे सकती है, कुछ भी कर सकती है, तो वो गवर्नमेंट के लिए रिसिप्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा मिल गया। अगर आप खुद आइडेंटिफाई करो तो इसमें लायबिलिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि 1 लाख रुपए जो था ये मेरा था, मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, स्मॉल सेविंग्स के रूप में जमा करा दिया। स्मॉल आपको होगा सर 1 लाख तो बहुत ज़्यादा है, मैंने 1 लाख इकट्ठा नहीं कराया होगा, 5-5 हज़ार करके जोड़ के कराया होगा, तो गवर्नमेंट के पास 1 लाख रुपये पहुँच गया। तो ऐसे मेरे ऐसे कितने लोगों ने गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस में या गवर्नमेंट बैंक्स में खाते खुलवाए होंगे, तो पैसा जमा कराया होगा सेविंग्स अकाउंट में। तो जब ये पैसा मेरा है, गवर्नमेंट को तो मेरे को वापस करना है ना, तो मेरी तो सेविंग्स है, पर गवर्नमेंट के लिए क्या है, गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हम यहाँ गवर्नमेंट बजट डिस्कस कर रहे हैं। गवर्नमेंट को फिलहाल तो कैपिटल रिसिप्ट पैसा आ गया, लेकिन एक दिन गवर्नमेंट ने वापस कर, जिस तरह बोरोइंग्स में फिलहाल तो पैसा आ गया, लेकिन एक दिन तो वापस करना है ना गवर्नमेंट को, जिससे लोन लिया, तो वो लायबिलिटी बढ़ गई, लेकिन पैसा आ रहा है। यहाँ भी गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, बट वो वापस करना है। जिस दिन मैं अपने अकाउंट से पैसा निकालूंगा, गवर्नमेंट को मेरे को वापस करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ गई। पर लायबिलिटी तो बढ़ी, वो तो एक अलग बात है, पर पैसा तो आया। तो बेसिकली ये 4-5 चीज़ें इसमें और भी आ जाएंगी। अब इसके बाद बुक में आपका डिफरेंस दिया हुआ है रेवेन्यू रिसिप्ट्स के साथ और कैपिटल रिसिप्ट्स के साथ, वो आप लोग खुद पढ़ लेना, उसमें कोई डाउट आपको मिले वो इसी में से निकल के आता है, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको डिफ्रेंशिएट किया कैसे किया जाए रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट्स में। यहाँ पे कोई एसेट्स ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं, ना लायबिलिटी बढ़ती है ना कम होती है। यहाँ पे आपका मैंने बताया ये एसेट्स बढ़ते हैं और लायबिलिटी कम होते हैं, ये रेगुलर नेचर के होते हैं और रिपीट होते रहते हैं बार बार। रेगुलर मतलब बार बार होते हैं, ये नॉन रेगुलर इर्रेगुलर होते हैं। नॉन रेगुलर लिख दो फिलहाल, सबको समझ आ जाएगा, इर्रेगुलर कईयों को नहीं भी आता। तो ये आपको डिफरेंशिएट, अब इसके क्वेश्चंस आते हैं कैसे हैं, इसके आपको ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स दिए होंगे जो आपको बताना है कि कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट है और क्यों है। तो उसको हम फटाफट से डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुक का, और बोर्ड में से उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों की पेज नंबर निकाल लो, 10.8 पे वो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं बोर्ड पे लिख के आपको मतलब समझाऊंगा उसका, ताकि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपकी बुक में पेज नंबर 10.8 बताया एज़ पर न्यू एडिशन 2020, पेज नंबर 10.8 पे है। और बाकी वो जिनके पास पुराना एडिशन है आगे पीछे एक आध पेज ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज सेम ही होगा। आपको क्वेश्चन यही आएंगे, ये सारे बोर्ड जो लिखे हैं ना पॉइंट्स, कितने 12 पॉइंट्स लिखे हैं, ये सिर्फ 12 पॉइंट्स नहीं है, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, वो आपको हॉट्स में पीछे क्वेश्चंस में मिलेंगे। फिलहाल एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करते हैं, कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, अभी हमने क्या पढ़ा था, बोरोइंग। बोरोइंग कहाँ से हो सकती है, किसी भी बैंक से, किसी भी बाहर के कंपनी से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, बाहर के देशों से। तो ये आपकी लायबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो मतलब कैपिटल रिसिप्ट। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है कि इट इज़ इंक्रीजिंग अवर लायबिलिटी, देयरफॉर इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। ओके, कॉर्पोरेशन टैक्स या इनकम टैक्स, हमने टैक्स, जब टैक्स वर्ड आ गया तो सोचना ही नहीं है, जब टैक्स वर्ड आ गया तो पता है कि भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या पड़ता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स, ये टैक्स वाली आ गई, बात खत्म। ग्रांट्स मैंने बता रखा है आपकी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, जो कि किसके अंदर आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट।
पिछली बार आपने पूछा भी था कि ग्रांट्स का मतलब क्या होता है, जो बाहर के देशों से कुछ मदद ली जाती है, ठीक है। जब बाहर के देशों से मदद ली है, ये हेल्प है, ये वापस नहीं करनी, लायबिलिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही इसमें, ठीक है। प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर के प्रॉफिट्स हैं PSU, अब ये तो रेगुलर नेचर के हैं, रोज़ रोज़ होंगे, तो ये रेगुलर नेचर के हैं आपके, और इससे कोई एसेट्स और लायबिलिटी बढ़ने लगी, क्योंकि प्रॉफिट में एसेट लायबिलिटी का कोई काम नहीं है। और ये आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू है और आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। फिर आता है सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अभी भी मैं पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच दिया, जब इसको बेच देंगे तो पैसा आएगा। जब पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दो या बेच ही दो, ठीक है, परमानेंटली, तो उससे मनी आएगा, उसे बोला जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। क्यों? इससे हमारी एसेट रिड्यूस हो रहे हैं। जब एसेट, देखो लायबिलिटी इंक्रीज तो कैपिटल रिसिप्ट, एसेट डिक्रीज, हमारा एसेट चला गया तो ये आपका आ गया कैपिटल रिसिप्ट। तो आपको एग्जाम में ये रीज़न लिखना है जो ऑलरेडी बुक में लिखा है। डिसइन्वेस्टमेंट भी इसी के अंदर आ जाएगा। फॉरेन एड अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बदले हमने फॉरेन एड ली, और ये हमने पढ़ा था किसके अंदर? ग्रांट्स के अंदर, ग्रांट्स गिफ्ट्स के अंदर हमारा आ जाता है। तो ये मेरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगर आप पूरा चैप्टर जब से या रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को लर्न कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे, और इसका टेस्ट भी ऐसे ही लेने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि इसमें यही सब एग्जाम में आता है। ये आता ही आता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखवानी आ जाएंगी। आप अपनी बुक में देख लो, कोई 2010 में आया, कोई 2014 में आया, कोई 2018 में आया, कोई 17 में आया, ये सारा कुछ आपको पता लग जाएगा। बोरोइंग, अच्छा, डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट। तो जब प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ये हो गया तो डिविडेंड भी तो प्रॉफिट ही होता है जो शेयर्स पे मिलता है। तो डिविडेंड और प्रॉफिट मैंने कहा था लास्ट टाइम, जो मैंने बोर्ड पे लिखा था कि डिविडेंड प्रॉफिट्स PSU के, वो एक ही बात होती है। मेड बाय गवर्नमेंट या PSU एक ही बात है। तो गवर्नमेंट लिखा है तो गवर्नमेंट लिख लेते हैं। तो ये क्या है आपकी रेगुलर नेचर के नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ठीक है। इसके बाद 8वां पॉइंट आता है जी, बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से बोरोइंग्स मतलब लोगों से नहीं, बोरोइंग्स मतलब, हाँ लोगों से ले लो, लोगों को शेयर बेच के पैसा ले लिया। जब शेयर बेच के पैसा लिया है, इशू ऑफ शेयर्स जो होता है, उससे लायबिलिटी हमारी क्या हो गई? बढ़ गई। बोरोइंग्स मतलब लायबिलिटी बढ़ना, तो मतलब कैपिटल रिसीप्ट्स। और वैसे भी हेडिंग्स आप याद करोगे तो अच्छी तरह की। फ़ी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, मैंने आपको बोला था कोई भी फ़ी हो तो वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, और तो रेवेन्यू रिसिप्ट में डाल दो आप। किसी तरह की भी फ़ी होती है। रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिकवरी ऑफ लोन्स, अभी हमने बोरोइंग्स के बाद सेकंड पढ़ा था कि रिकवरी ऑफ लोन से पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट हो रही है, लेकिन इससे हमारा एसेट डिक्रीज़ होता है। पैसा जब आता, लोन मेरे किसी को दिया हुआ, ये लोन लिया नहीं हुआ था, किसी को दिया हुआ था, मेरे वापस आ गया, तो मेरे एसेट थे वो कम हो गए हैं, और ये कैपिटल रिसिप्ट है। इसी तरह से 11th आ गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन। देखो ये आपको पता है, आप खुद भी पढ़ सकते हो। मेरा सिर्फ पर्पस है कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है, ऐसे नहीं प्रेजेंट करना, ये तो मैं शॉर्टकट है। आपको पूरी लाइन लिखनी है, एज इट इंक्रीज डिक्रीजेज लायबिलिटी देयरफॉर इट इज अ कैपिटल रिसीव्स, एज इट क्रिएट्स लायबिलिटी, एज इट डिक्रीज एसेट्स, या एज इट अ नॉन टैक्स रेवेन्यू, कुछ भी। तो इसको प्रेजेंट कैसे करना, और थोड़ा आपको समझ आ जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, अब देखो जो हमारे बोरोइंग्स होती हैं वो लोन होता है, ये लोन हमने लिया है, इस पर इंटरेस्ट हम देते हैं, ठीक है। ये वाला जो लोन है ना, रिकवरी ऑफ लोन, ये लोन हमने दिया हुआ है, इस पे इंटरेस्ट लेते हैं। तो जब ये लोन दिया है, इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मतलब रिसिप्ट हो रही है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देते भी हैं और लेते भी हैं, तो ये रिसीव्ड है, ठीक है। रिसीव्ड वाला जो पैसा मिल रहा है, ये लोन दिया पे है। जब लोन दिया हुआ एसेट होता है, तो ये हमको रेगुलर, मैंने किसी को लोन दिया, इंटरेस्ट तो मेरे को हर महीने हर साल आएगा ही आएगा, तो इट इज़ ऑफ रेगुलर नेचर। इससे कोई एसेट लायबिलिटी फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोन अपनी जगह पे वहीं पे खड़ा है, वो मेरा एसेट है, लोन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मान लो मैंने 1 लाख रुपए का लोन दिया है, उसको मेरे को हर महीने 10,000 रुपये इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना। 1 लाख का लोन दिया है तो इंटरेस्ट आएगा, 1 लाख का लोन लिया है तो इंटरेस्ट देते हैं हम, ठीक है। तो 1 लाख रुपए के लोन पे 10,000 ब्याज मेरे को आएगा, तो हर महीने आना है, रेगुलर नेचर का है। तो ये आपका आ गया रेगुलर, कोई एसेट नहीं बढ़ रहा, कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ रही, पैसा आना ही आना है, जैसे प्रॉफिट आता है, जैसे डिविडेंड आता है, तो रेगुलर नेचर का है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट। इसके बाद लास्ट है जी टैक्स रिसिप्ट, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स वर्ड आ गया तो रेवेन्यू रिसिप्ट ही आ गई आपकी। तो इस तरह से ये हमारा है। अब हम पढ़ेंगे बजट एक्सपेंडिचर।
जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बजट एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, साथ में इसकी जो टाइप्स होंगी वो करेंगे अगली क्लास में। और उसकी अगली क्लास में आपको न्यूमेरिकल्स के लिए प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट वगैरह वगैरह सब बताया जाएगा, और न्यूमेरिकल्स की आपको डिटेल दी जाएगी और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दिखाए जाएंगे, जिसका आपको होमवर्क में मिलेगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी हैं, ज़्यादा नहीं है, एक ही तरह के होंगे या 2 तरह के होंगे, वो आपको समझा दिए जाएंगे, तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लेना। इस वीडियो में मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा क्योंकि डिफरेंट टॉपिक है, तो डिफरेंट वीडियो बनाई जाएगी उसकी, तो आप लोग इसको स्टडी करो। अच्छा, इसके साथ एक और काम करना है आपने, वो काम ये है कि जैसे मैंने अभी ये पढ़ाया है आपको ये टॉपिक, तो आप पहले जो रीडिंग मतलब जो मैं मार्क करके दे रहा हूँ, 2 आपके एग्जाम चल रहे हैं, 10 मिनट लगते हैं रीडिंग करने में, इसको रीड कर लेना। इसको नहीं मतलब इसके टॉपिक को, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट को रीड कर लेना, इसको समझ लेना। फिर आप जाना हॉट्स पे। हॉट्स के जो पहले 3-4 क्वेश्चन है वो रिसिप्ट के ऊपर है। एक्सपेंडिचर जहाँ शुरू हो जाए वहाँ से छोड़ देना, रिसिप्ट के ऊपर जो भी टॉपिक्स हैं उसको समझना, ताकि ये समझ आ जाए। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, उसमें से कोई भी पॉइंट आपको मिलता है कि सर ये पॉइंट मेरे को समझ नहीं आया, वो मेरे को भेजना, बाकी आप ढंग से करना। हॉट्स के अंदर चले जाओ, MCQ के अंदर चले जाओ और ट्रू फॉल्स के अंदर चले जाओ। तो ये आप लोगों ने तैयार करने हैं, मतलब तैयार कर लर्न नहीं करने, बस आपने रीड करने हैं। और पहले रीड करना है कैपिटल रिसिप्ट और बजट मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, फिर ये समझ लेना है आपने बुक में जब मार्क करोगे, मार्क करते करते रीड करते रहो, समझ आ जाएगा। हॉट्स में MCQ और ट्रू फॉल्स में जितने भी आपको बजट रिसिप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, बजट रिसिप्ट लड़के की रेवेन्यू में है, कैपिटल है, ये रेवेन्यू है, कैपिटल है, कुछ भी आपको डिफ्रेंशिएट करने को मिलेगा वो आप रीड करेंगे। अभी तक जो मार्क कराया है उसमें या इनमें से कुछ भी आपका डाउट है आप मेरे को सेंड करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। फिर अगली क्लास में हम बजट एक्सपेंडिचर को कवर करेंगे।